तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूपीएससी 2025 के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट को लेकर। और ये सब्जेक्ट की बात करें तो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित प्रश्न हैं। इसमें देखिए, जो पहला प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर उनके संगत प्रभावों से मिलान करें। कॉलम 1 दिया गया है और कॉलम 2 है। कॉलम 1 में जो प्रभाव हैं उसके बारे में है, और दूसरा जो कॉलम 2 है ये पारिस्थितिकी तंत्र पर जो प्रभाव है उसका मिलान करना है। तो प्रवाल विरंजन, प्रोकैरियोट प्रभुत्व, महासागर निषेचन या महासागर उर्वरीकरण, और चौथा है अवसादन। कॉलम 2 में विकल्प ए है, प्रवालों में सहजीवी शैवाल को प्रकाश संश्लेषण में बाधा डालता है। कार्बन अवशोषित करने वाले प्लवक की जनसंख्या बढ़ाता है। प्रवालों से सहजीवी शैवाल के निष्कासन के परिणाम स्वरूप। डी है कि मछलियों की जनसंख्या और कार्बन अवशोषण को कम कर सकता है। नीचे दिए गए सही मिलान वाले जोड़ों वाले विकल्प का चयन करना है। विकल्प ए है कि पहले का सी, दूसरे का डी, तीसरे का ए, चौथे का बी। और विकल्प बी है कि पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का डी, चौथे का सी। विकल्प सी है कि पहले का सी, दूसरे का डी, तीसरे का बी, चौथे का ए, और इसी तरह चौथा विकल्प डी विकल्प है। तो देखिए, प्रवाल विरंजन की अगर हम बात करें तो प्रवाल विरंजन की बात करें, प्रवाल विरंजन होता क्या है? तो असल में ये जलवायु परिवर्तन के कारण, तनाव के कारण अपने सहजीवी शैवाल जिसे कि जूक्सैंथेला कहते हैं उसे बाहर निकाल देता है। और इसका कारण है समुद्र का बढ़ता तापमान, और जिसकी वजह से जो इन प्रवालों में जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं उसकी हानि होती है। तो यहाँ पे पहले का सही विकल्प सी हो जाएगा कि प्रवालों से सहजीवी शैवाल से शैवाल के निष्कासन के परिणाम स्वरूप प्रवाल विरंजन होता है। यानी प्रवाल का जो प्रवाल भित्ति होती, जो प्रवाल होते हैं, इनका रंग जो है खत्म हो जाता है, रंगहीन हो जाते हैं, सफ़ेद पड़ जाते हैं। तो पहले का सी हो जाएगा। दूसरा जो प्रोकैरियोट प्रभुत्व है, तो प्रोकैरियोट प्रभुत्व यानी कि क्या है कि जब समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में प्रोकैरियोट जैसे कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनके प्रभुत्व में वृद्धि से खाद्य श्रृंखला बाधित हो सकती है, जिससे मछली की आबादी कम हो सकती है और महासागर की कार्बन अवशोषण क्षमता जो है ये खराब हो सकती है। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि मछलियों की जनसंख्या और कार्बन अवशोषण को कम कर सकता है, दूसरे का डी। और तीसरा देख लें, महासागर निषेचन या महासागरीय उर्वरीकरण। तो इसमें क्या होता है कि कार्बन अवशोषित करने वाले प्लवक की जनसंख्या को बढ़ाने के लिए समुद्र में जानबूझकर पोषक तत्वों को मिलाया जाता है, जिससे जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद मिलती है। तो इसलिए सही विकल्प इसका बी हो जाएगा कि कार्बन अवशोषित करने वाले प्लवक की जनसंख्या बढ़ाता है महासागरीय निषेचन में। और चौथा है अवसादन। तो अवसादन इसका सही विकल्प ए हो जाएगा कि प्रवालों में सहजीवी शैवाल के प्रकाश संश्लेषण में बाधा डालता है। अवसादन ये में होता क्या है कि केमिस्ट्री की सामान्य शब्द है जिसमें कि किसी भी चीज़ में तली में जब कचरे बैठ जाते हैं तो उसको बाकी चीज़ को छान के हम उसको साफ कर सकते हैं, लेकिन समुद्र के मामले में ऐसा नहीं है। समुद्र में क्या होता है कि जब कचरा अगर बैठ गया तो साफ तो कर सकते नहीं, उसको हम कहाँ डालेंगे। तो होता क्या है कि जंगलों की कटाई और जो तटीय विकास जैसे काम होते हैं, तो इन गतिविधियों के कारण होने वाले अवसादन पानी की गंदगी को बढ़ाते हैं और प्रकाश के प्रवेश को अंदर जाने से रोकते हैं, और इसी वजह से प्रवालों के भीतर सहजीवी शैवाल में प्रकाश संश्लेषण में भी बाधा डलता है। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो विकल्प है वो सी सही हो जाएगा कि पहले का सी, दूसरे का डी, तीसरे का बी और चौथे का ए। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 2 है कि टील कार्बन निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में संग्रहित कार्बन को संदर्भित करता है? तो टील कार्बन की बात करें तो ये जो टील कार्बन होते हैं ये विशेष रूप से गैर ज्वारीय मीठे पानी के आर्द्र भूमि में संग्रहित कार्बन को संदर्भित करता है, जिसमें वनस्पति, माइक्रोबियल बायोमास और आर्द्र भूमि मिट्टी में जमा कार्बनिक पदार्थ शामिल होता है। तो सही विकल्प यहाँ पे
सी हो जाएगा मीठे पानी की आर्द्र भूमि। ठीक, और आगे बढ़ें प्रश्न नंबर 3 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 3 जो है यह है कि आर्द्र भूमियों का उनकी विशेषताओं के साथ मिलान करें। कॉलम 1 में आर्द्र भूमि है और कॉलम 2 में उनके बारे में बताना है। कॉलम 1 में है चिल्का झील, लोकटक झील, कांवर झील जो कि बिहार में है, वेम्बनाड कोले आर्द्र भूमि। अब बताना है ये कहाँ स्थित है। तो चिल्का झील, लोकटक झील और विकल्प है। कॉलम 2 है केरल में स्थित पहला भारतीय रामसर स्थल, मध्य एशियाई फ्लाईवे का हिस्सा, और डी है कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि। तो चिल्का झील की बात करें तो चिल्का झील जो कि उड़ीसा में स्थित है और यह पहला भारतीय रामसर स्थल है। सन 1981 में इसे रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था और यह भारत की पहली आर्द्र भूमि है जिसके पारिस्थितिक महत्व के कारण सन 1981 में इसे रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था। ठीक है, तो पहले का बी हो जाएगा। दूसरा कथन है लोकटक झील। तो लोकटक झील की बात करें जो कि मणिपुर में स्थित है, यह रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्र भूमि है और यह अपनी फुमदी या फुफुंदी जिसे कि तैरती वनस्पति कहा जाता है उसके लिए भी प्रसिद्ध है लोकटक झील। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि। और कंवर झील नंबर 3, तो कांवर झील जो कि बिहार में स्थित है और यह रामसर साइट में शामिल हो गया है। इसके अलावा यह मध्य एशियाई फ्लाईवे का हिस्सा भी है और प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में काम करता है। तो पहले इसका तीसरे का सही विकल्प सी हो जाएगा। अब बचता है चौथा वेम्बनाड कोले आर्द्र भूमि जो कि केरल में स्थित है। तो 4 का ए हो जाएगा, यानी कि इनमें से सही विकल्प ए हो जाएगा। फर्स्ट का बी, सेकेंड का डी, थर्ड का सी और फोर्थ का ए। ठीक है, तो ये जो वेम्बनाड कोले आर्द्र भूमि है यह केरल राज्य का सबसे बड़ा वेटलैंड पारिस्थितिकी तंत्र है और व्यापक जैव विविधता को बढ़ावा देने का काम करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, चौथे प्रश्न को देखेंगे। ये कोले आर्द्र भूमि से ही संबंधित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कोले आर्द्र भूमि केरल में स्थित है। कोले आर्द्र भूमि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण रामसर स्थल है जो अपनी उच्च जैव विविधता के लिए जाना जाता है। तीसरा कथन है कि कैबोम्बा फुरफुटा जिसे पिंक ब्लूम के नाम से भी जाना जाता है एक आक्रामक विदेशी वनस्पति प्रजाति है जो कोले आर्द्र भूमि के लिए खतरा पैदा कर रही है। बताना है इनमें से कितने कथन सही हैं। केवल एक, केवल दो, तीनों या कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि ये तीनों कथन सही हैं। तो ये देखिए जो कोले वेटलैंड्स हैं ये केरल में स्थित है जो कि अपनी उच्च जैव विविधता के लिए जाने जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण रामसर स्थल है जो कि कैबोम्बा फुरफुटा नामक एक आक्रामक विदेशी पौधे की प्रजाति से एक नए खतरे का सामना कर रहा है जिसे पिंक ब्लूम के नाम से भी जाना जाता है। तो असल में जो पिंक ब्लूम है यह मध्य और दक्षिण अमेरिका से उत्पन्न इस प्रजाति को केरल में मछली घर के पौधों के रूप में लाया गया था और अब यह जलकुंभी और साल्विनिया मोलस्टा की जैसे मौजूद खतरों के साथ साथ कोले के खेतों के लिए भी खतरा बन गया है। इसलिए सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि ये तीनों कथन सही हैं। अगला है 5वां प्रश्न कि कोरल रीफ ब्रेक थ्रू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि कोरल रीफ ब्रेक थ्रू संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण की पहल है। दूसरा कथन है कि इस पहल का लक्ष्य 2030 तक कम से कम 1,25,000 वर्ग किलोमीटर उथले पानी के उष्ण कटिबंधीय प्रवाल भित्तियों को सुरक्षित करना है। तीसरा कथन है कि इसमें प्रभावी संरक्षण के तहत प्रवाल भित्तियों के क्षेत्र को दोगुना करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। अब बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। केवल एक, केवल दो, तीनों या कोई नहीं। तो देख लें कि जो कोरल रीफ ब्रेक थ्रू है ये कैसा कार्यक्रम है। तो असल में ये जो कोरल रीफ ब्रेक थ्रू है ये अंतर्राष्ट्रीय कोरल रीफ पहल है यानी कि ICRI है।
तो इसने ग्लोबल फंड फॉर कोरल रीफ्स और हाई लेवल क्लाइमेट चैंपियंस के सहयोग से कोरल रीफ ब्रेक थ्रू का शुभारंभ किया गया है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कोरल रीफ पहल के द्वारा ग्लोबल फंड फॉर कोरल रीफ्स और हाई लेवल क्लाइमेट चैंपियंस के सहयोग से कोरल रीफ ब्रेक थ्रू का शुभारंभ किया गया है। तो पहला कथन जो है वो गलत है। दूसरा कथन कि इस पहल का उद्देश्य कम से कम 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश के माध्यम से सन 2030 तक कम से कम 1,25,000 वर्ग किलोमीटर उथले पानी के उष्णकटिबंधीय प्रवाल भित्तियों की सुरक्षा करना है। तो सही विकल्प यहाँ पे दूसरा कथन सत्य हो जाएगा। और तीसरे कथन की बात करें कि इसमें प्रभावी संरक्षण के तहत प्रवाल भित्तियों के क्षेत्र को दोगुना करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है, तो यह कथन भी सत्य है। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा, केवल 2, यानी कि नंबर 2 और नंबर 3 कथन सत्य हैं। अब ये जो कोरल रीफ ब्रेक थ्रू है, असल में यह 4 बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें पहला है भूमि आधारित प्रदूषण, तटीय विकास और अत्यधिक मछली पकड़ने सहित नुकसान के जो स्थानीय कारण हैं उनको कम करने पर ध्यान केंद्रित करना। इसके अलावा वैश्विक तटीय संरक्षण लक्ष्यों के साथ साथ तालमेल बैठाते हुए प्रभावी संरक्षण के तहत प्रवाल भित्तियों के क्षेत्र को दोगुना करना। इसके अलावा जो चौथा इसका टारगेट है वो है कि 2030 तक 30% क्षीण हो चुकी भित्तियों के पुनरुद्धार के प्रयासों में तेजी लाना। और चौथा है कि प्रवाल पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए सार्वजनिक और निजी स्रोतों से 2030 तक कम से कम 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश सुनिश्चित करना। ठीक है, अब चलते हैं 6वें नंबर प्रश्न की तरफ। 6वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि अपशिष्ट की अधिक मात्रा से अपघटन की दर बढ़ जाती है, जिससे पानी में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। दूसरा कथन है कि जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग यानी कि बीओडी घुलित ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो पानी में मौजूद कार्बनिक अपशिष्टों को विघटित करने के लिए बैक्टीरिया को आवश्यक होती है। तीसरा कथन है कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि बीओडी का उच्च मान जल में घुलित ऑक्सीजन की उच्च मात्रा को दर्शाता है। बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। तो पहला कथन जो है सत्य है, दूसरा सत्य है। अब जो दूसरा सत्य होगा तो तीसरा ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कथन केवल 1 और केवल 2 यानी कि पहले और दूसरे कथन सत्य हैं, तो सही विकल्प ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, जब कचरे की अधिक मात्रा से अपघटन और ऑक्सीजन की खपत जो है बढ़ जाती है, जिससे पानी में घुले हुए ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। इसके अलावा जो ऑक्सीजन की मांग है ये सीधे कचरे के बढ़ते इनपुट से संबंधित है और इसे पानी की जैविक ऑक्सीजन मांग के रूप में व्यक्त किया जाता है। साथ ही साथ जो जैविक अपशिष्ट हैं इनके द्वारा जल प्रदूषण को बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के रूप में मापा जाता है। तो जो ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है ये पानी में मौजूद जैविक अपशिष्टों को विघटित करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा आवश्यक घुलित ऑक्सीजन की मात्रा होती है। इसे प्रति लीटर पानी में मिलीग्राम ऑक्सीजन में व्यक्त किया जाता है। और ये जो बीओडी का उच्च मान है ये पानी में घुलित ऑक्सीजन की कम मात्रा को दर्शाता है। चूंकि बीओडी केवल बायोडिग्रेडेबल पदार्थों तक ही सीमित है, इसके लिए यह पानी में प्रदूषण के भार को मापने का एक विश्वसनीय तरीका नहीं माना जाता। और जबकि जो रासायनिक ऑक्सीजन मांग होता है यानी कि सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जल में प्रदूषण भार को मापने के लिए एक प्रयुक्त बेहतर तरीका है। तो पिछले वीडियो में हमने इसको चर्चा किया था। ठीक है, अब देखेंगे 7वां नंबर प्रश्न। 7वां नंबर प्रश्न है कि प्रकाश रासायनिक धुंध यानी कि फोटो केमिकल स्मॉग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि प्रकाश रासायनिक स्मॉग एक शब्द है जिसका उपयोग वायु प्रदूषण का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जो वायुमंडल में उपस्थित कुछ रसायनों के साथ सूर्य के प्रकाश की परस्पर क्रिया का परिणाम होता है। दूसरा कथन है कि प्रकाश रासायनिक धुंध के प्राथमिक घटकों में से एक समताप मंडली ओजोन है। बताना है कि इनमें से कौन से कथन सत्य है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 न ही 2। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा कि केवल एक कथन जो है सत्य है, दूसरा गलत है। क्योंकि
ये जो फोटोकेमिकल स्मॉग या जो स्मॉग है, ये एक शब्द है जिसका उपयोग वायु प्रदूषण का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जो वायुमंडल में कुछ रसायनों के साथ सूर्य की प्रकाश की परस्पर क्रिया का परिणाम है। और ये जो प्रकाश रासायनिक धुंध है, इसका प्राथमिक घटक ओजोन है। ठीक है, जबकि जो समताप मंडल में ओजोन है, ये पृथ्वी को हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है, और ज़मीन पर जो ओजोन है ये मानव के लिए खतरनाक है। और ग्राउंड लेवल ओजोन, जिसके साथ ये प्रकाश फोटोकेमिकल स्मॉग बनता है, उसका निर्माण तब होता है जब नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो कि मुख्य रूप से वाहन निकास से या वाष्पशील कार्बनिक यौगिक आदि से युक्त जब उत्सर्जन, मतलब जब इनका उत्सर्जन होता है और ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में परस्पर क्रिया करते हैं, तब जाकर ग्राउंड लेवल ओजोन का निर्माण होता है। यानी कि प्रकाश रासायनिक धुंध का ओजोन जो है एक प्राथमिक घटक है, लेकिन यह समताप मंडलीय ओजोन नहीं होता। ठीक है, तो सही कथन यहाँ पे या सही विकल्प सिर्फ एक होगा, ए विकल्प केवल एक। और 8वां नंबर प्रश्न है कि दिल्ली की भौगोलिक स्थिति और मौसम की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जो वायु प्रदूषण में योगदान करते हैं। क्योंकि दिल्ली हमेशा विवादों में रहा है प्रदूषण को लेकर, है ना, और वहाँ कुछ ना कुछ घटना घटता ही रहता है। कभी यमुना में अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि रियल है, और पटाखा फोड़ने पर भी वहाँ प्रतिबंध लगाया जाता है। तो उसका यही वजह है। तो इसको आप, इसकी वजह से सवाल है ये कि दिल्ली की भौगोलिक स्थिति और मौसम की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जो वायु प्रदूषण में योगदान करते हैं। पहला कथन है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान हवा की प्रचलित दिशा पूर्वी होती है। दूसरा कथन है कि एक बार मानसून के वापस चले जाने पर हवाओं की प्रमुख दिशा उत्तर पश्चिमी हो जाती है। और नंबर 3 है कि तापमान में गिरावट भी प्रदूषण के स्तर को बढ़ाने में योगदान देती है। अब बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है। तो यहां पे देखते हैं, दिल्ली में दक्षिण पश्चिमी मानसून के समय हवा की जो प्रमुख दिशा है ये पूर्वी होती है, ये कथन सत्य है। और ये जो हवाएं हैं ये बंगाल की खाड़ी से होकर हमारे मतलब नमी और वर्षा लेकर आती है, और ऐसा भी होता है कि जब मानसून वापस जाती है तो जो ये हवाएं हैं इनकी प्रमुख दिशा जो है उत्तर पश्चिमी हो जाती है। तो पहला और दूसरा कथन सत्य है। और इस समय क्या होता है कि जब हवाएं हैं, पंजाब में फसल जलाने से निकलने वाले जो कण हैं, मुख्यतः जो धुआं और कालिख होते हैं, उनको दिल्ली के ऊपर के क्षेत्र और फिर गंगा के बेसिन में ले जाती हैं। और जब तापमान में गिरावट होता है तो यह भी प्रदूषण के स्तर को बढ़ाने में योगदान देती है। तो यहाँ पे पहला और दूसरा 3 यानी कि तीनों कथन सही हैं। तो सही विकल्प यहाँ डी हो जाएगा, तीनों कथन सत्य हैं। होता क्या है कि जैसे जैसे मौसम ठंडा होता है तो जो ऊपर एक परत होता है जिसके आगे प्रदूषक नहीं जा पाते, उनकी ऊंचाई जो है कम हो जाती है। जब ऐसा होता है तो हवा में जो प्रदूषक होते हैं उनकी जो सांद्रता है बढ़ जाती है, और वायु प्रदूषण को, मतलब जो प्रदूषण है उसके मात्रा को बढ़ा देती है। और यहाँ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि गर्मियों के मौसम में भी हवा की दिशा जो है उत्तर पश्चिमी होता है, लेकिन उस समय क्या है कि सिंधु गंगा बेसिन का जो तापमान है वो बहुत अधिक होता है। तो उससे क्या होता है कि जो प्रदूषक हैं वो आगे आगे चले जाते हैं और दिल्ली इससे बच जाता है उस समय। ठीक है, तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 ये तीनों कथन सत्य हैं। ठीक है, अब अगला देखेंगे 9वां प्रश्न। 9वां नंबर प्रश्न है कि नाइट्रोजन प्रदूषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि चूंकि नाइट्रेट मिट्टी में गहराई तक प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए वे केवल सतही जल को प्रदूषित करते हैं, भूजल को नहीं। दूसरा कथन कि नाइट्रस ऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। और तीसरा कथन है कि कृषि नाइट्रोजन उत्सर्जन में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनी हुई है। अब बताना है कि उपरोक्त में से कितने कथन गलत हैं।
तो यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, सत्य है। और कृषि नाइट्रोजन उत्सर्जन में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनी हुई है, यह बात भी बिल्कुल सत्य है। तो 2 और 3 यहाँ पे सही है, लेकिन वो गलत बताना है। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा एक, केवल एक कथन, जो पहला कथन है वो गलत है। क्योंकि नाइट्रेट जो न केवल सतही जल को प्रभावित करते हैं बल्कि भूजल स्रोतों को भी प्रदूषित करने का काम करते हैं। और नाइट्रस ऑक्साइड जो है, जिसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड है ना, नाइट्रस ऑक्साइड जो है यह एक ग्रीन हाउस गैस है। और नाइट्रोजन कण जो है ये PM 2.5 का सबसे बड़ा हिस्सा बनाते हैं। और ये जो PM 2.5 है ये हमारे हृदय और श्वसन संबंधी बीमारियों से निकटता से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा हालांकि कृषि नाइट्रोजन उत्सर्जन में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बना हुआ है, लेकिन नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड का गैर कृषि उत्सर्जन भी तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें सीवेज और जीवाश्म ईंधन का जलाना, बिजली परिवहन और उद्योग के लिए भी इस प्रवृत्ति में आगे हैं। तो यहाँ पे जो सही मतलब आंसर होगा वो ए हो जाएगा कि केवल एक कथन, यानी कि पहला कथन जो है वो गलत है। अब हमारा अंतिम प्रश्न देखेंगे, 10वां प्रश्न, कि प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण या PAR के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी PAR के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण PAR प्रकाश संश्लेषण के लिए उपलब्ध प्रकाश की मात्रा है। दूसरा कथन है कि PAR मौसम के अनुसार बदलता रहता है और अक्षांश और दिन के समय के आधार पर भिन्न होता है। तीसरा है कि उच्च PR से पौधों की वृद्धि में कमी आती है। तीसरा है कि वायु प्रदूषण का PAR पर प्रभाव पड़ता है। अब बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं। विकल्प है केवल 1, केवल 2, केवल 3 या सभी 4। कितने सही हैं आपको ये बताना है। तो पहला कथन है कि प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण प्रकाश संश्लेषण के लिए उपलब्ध प्रकाश की मात्रा है, ये कथन सत्य है। दूसरा है कि PAR मौसम के अनुसार बदलता रहता है, ये भी सत्य है। और अक्षांश और दिन के समय के आधार पर भिन्न भिन्न होता है। तीसरा कथन कि उच्च PR से पौधों की वृद्धि में कमी आती है, गलत है। क्योंकि जितना ही ये उच्च होगा पौधों में वृद्धि उतना ही अधिक होगा, क्योंकि सूर्य की मात्रा जब बढ़ जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण की दर जो है बढ़ जाती है। ठीक है। और नंबर 4 जो है सत्य है। तो सही विकल्प यहाँ पे C हो जाएगा कि केवल 3 कथन सही हैं। असल में जो प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण होते हैं, असल में यह प्रकाश संश्लेषण के लिए उपलब्ध प्रकाश की मात्रा है, जो कि 400 से 700 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य रेंज में प्रकाश है। जो PAR है ये मौसम के अनुसार बदलता है और दिन के अक्षांश और समय के आधार पर बदलता रहता है। और गर्मियों में दोपहर में इसकी मात्रा जो है या जो इसका स्तर है सबसे अधिक होता है ना। तो यहाँ पे सही विकल्प जो है वो C हो जाएगा, केवल 3 इनमें से सही है। तो साथियों ये था सेट नंबर 4 हमारा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट। नमस्कार, जय हिंद।